हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है और शॉर्ट में इसे यूएन भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि यूएन की स्थापना कब हुई, इसके क्या उद्देश्य हैं और इनके सबसे महत्वपूर्ण अंगों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूएनओ की स्थापना कैसे हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे वक्त में हुई जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया अपने खतरनाक रूप से आतंकित हो रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के खिलाफ संघर्ष करते हुए मित्र राष्ट्र संघ को पुनर्जीवित करने की जगह नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला ले रहे थे। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया। ये लोग चाहते थे, मतलब जो भी ये देश थे जो जिनकी जीत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, वो चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी ऐसा विश्व युद्ध ना हो। इसलिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1942 में 26 मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यह फैसला लिया गया कि मित्र राष्ट्र एकजुट होकर धुरी राष्ट्रों का मुकाबला करेंगे। इसलिए नए संगठन को इन्होंने संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया। यह शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति, जो कि उस टाइम राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट ने चुना था। आगे चलकर 50 और देशों ने मिलकर इसके अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरीके से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए की गई थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसलिए यूएन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए हर तरीके की कोशिश करता रहता है और आने वाले वक्त में युद्धों की रोकथाम पर बल देता है। 2005 में यूएनओ के 60 साल पूरे हुए। जब से यूएन बना है तब से उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आती रही हैं और इन चुनौतियों का सामना यूएन ने बहुत अच्छे तरीके से किया भी है। आज भी यूएन तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में, यानी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूएन। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है उसे हम चार्टर कहते हैं। चार्टर के अंदर ही, यानी यूएन के संविधान के अंदर, उनके प्रमुख अंगों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 6 अंग हैं। सबसे पहला अंग है, उसे हम कहते हैं महासभा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जनरल असेंबली। महासभा यूएन का सबसे बड़ा अंग होता है। जो भी देश यूएन का सदस्य होता है वह महासभा का भी सदस्य होता है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। अब महासभा के काम भी जान लेते हैं। इसका काम, सबसे पहला काम होता है विचार विमर्श करना, किसी नए देश को यूएन का सदस्य बनने की आज्ञा देना। महासभा किसी भी सदस्य की सदस्यता को समाप्त भी कर सकती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के महासचिव को नियुक्त करना भी इसका एक महत्वपूर्ण काम है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे मैं आपको इसके दूसरे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताता हूँ। इस अंग को समझने के लिए, परिषद को समझने के लिए, हमें इसे 3 हिस्सों में इसके कार्यों को बांटना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला हिस्सा होगा कार्य और शक्तियां, उसके बारे में बात करते हैं। तो सुरक्षा परिषद का जो सबसे पहला कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, यूएन के सभी सदस्यों की सुरक्षा करना और विवाद वाले देशों के बीच मतभेद को मिटाना। यानी किसी पूरे विश्व में किसी भी, अगर 2 देशों के बीच में विवाद होता है या बहुत सारे देशों के बीच में विवाद होता है तो उनके मतभेदों को मिटाना भी इसका महत्वपूर्ण काम है। और आक्रमणकारी देश के खिलाफ आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध लगाना। इसका मतलब है कि अगर कोई देश आक्रमणकारी रूप दिखाएगा तो उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं विश्व स्तर पर, और सैनिक प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, जिसके कारण वह देश बहुत ही गरीबी में चला जाएगा और उसको बिल्कुल पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा। तो यही सब इसके सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियां हैं। अब हम जानते हैं सुरक्षा परिषद का स्ट्रक्चर, यानी उसकी संरचना। तो सुरक्षा परिषद के अंदर कुल 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 साल के लिए महासभा द्वारा किया जाता है, जो महासभा मैंने आपको पहले बताई। जबकि स्थायी सदस्य हैं 5, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन।
यह स्थायी सदस्य कभी बदले नहीं जा सकते। यह एक बार बन गए, अब कभी इनको बदला या इनको बढ़ाया नहीं जा सकता। सुरक्षा परिषद का थर्ड पॉइंट है निषेध अधिकार। सुरक्षा परिषद में कोई भी फैसला लेने के लिए 15 में से 9 सदस्यों का सहमत होना बहुत जरूरी होता है और उन पर भी 5 स्थायी सदस्यों का होना सहमत जरूरी है। अगर 5 स्थायी सदस्यों में एक सदस्य भी सहमत नहीं होता तो उस निर्णय को सहमति नहीं मिल सकती। यानी अगर कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, वहाँ पे कोई भी कानून वगैरह बना रहे हैं, तो इन 5 सदस्यों जो स्थायी सदस्य थे, इनमें से अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो किसी भी काम का नहीं है वो निर्णय। तो इसीलिए इसको कहते हैं निषेध अधिकार। अगर 15 सदस्यों में 14 भी सहमत हो गए और एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं हुआ तो वह निर्णय पास ही नहीं हो पाएगा। पांचों के पांचों स्थायी सदस्यों का सहमत होना बहुत जरूरी है और इसे ही वीटो पावर या निषेध अधिकार कहते हैं। और सारे बड़े बड़े फैसले, महत्वपूर्ण फैसले सुरक्षा परिषद में ही लिए जाते हैं, इसलिए इसे सुरक्षा परिषद को यूएन का सबसे बड़ा और शक्तिशाली पद माना जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं इसके महत्वपूर्ण तीसरे अंग के बारे में, सामाजिक आर्थिक परिषद, जिसे हम इंग्लिश में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कहते हैं। तो सामाजिक आर्थिक परिषद का निर्माण यूएन के पिछड़े देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया गया था। मतलब कि जो यूएन के सदस्य हैं उसमें पिछड़े देश हैं, उनके लिए इसका निर्माण किया गया था। तो इस परिषद के अंदर 54 सदस्य होते हैं जिन्हें 3 साल के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। सामाजिक आर्थिक परिषद सामाजिक आर्थिक विकास के जुड़े कई काम करते हैं, इसलिए इस परिषद के अधीन काफ़ी सारी एजेंसियां भी काम करती हैं, जैसे यूनिसेफ, ILO, WHO। इसके अलावा और भी NGO और एजेंसी हैं जो सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े कार्य करती हैं। मतलब ये लोग ज़्यादातर गरीब देशों के लिए ऐसी योजनाएं लाते हैं जिससे कि वो अपना विकास कर सके। आपने इन यूनिसेफ वगैरह का नाम पहले भी सुना होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा जो अंग है वो है न्यायसिता परिषद, जिसे हम इंग्लिश में ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कहते हैं। तो न्यायसिता परिषद भी यूएन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस अंग को संरक्षण परिषद भी कहते हैं। यह परिषद अपने अंदर लिए गए देशों को, यानी अपने अधीन देशों को इस योग्य बनाने की कोशिश करता है कि वे अपना शासन खुद चला सके। यानी गरीब देशों को इस योग्य बनाने के कोशिश करते हैं ये लोग कि वो अपना शासन खुद चला सकें। लेकिन लंबे समय से इस परिषद के अधीन कोई देश नहीं है, इसलिए 1994 में इस परिषद को समाप्त कर दिया गया। और 5वां जो महत्वपूर्ण अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, यह यूएन का न्यायिक अंग है। इस न्यायालय के अंदर उन 15 न्यायाधीशों जिन्हें महासभा सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 साल के लिए चुना जाता है, इनमें से 5 न्यायाधीशों का कार्यकाल हर 3 साल बाद समाप्त हो जाता है और उनकी जगह पर दूसरे न्यायाधीशों को चुना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कानूनी विवादों की पुष्टि करता है, सुरक्षा परिषद और महासभा को कानूनी सलाह देता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों की भी व्याख्या करता है। यानी जो इंटरनेशनल में लॉज पास हो रहे हैं उनको भी देखता है कि कोई देश गलत कानून तो अपने देश में नहीं लागू कर रहा। तो यही सब, मतलब ये कानूनों के, पूरे विश्व में कानूनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की होती है। इसके बाद जो इसका फाइनल यानी लास्ट जो अंग है वो है सचिवालय, जिसे इंग्लिश में हम सेक्रेटेरिएट भी कहते हैं। सचिवालय यूएनओ का प्रशासनिक अंग होता है और सचिवालय के अंदर बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं। सचिवालय के मुखिया को महासचिव कहा जाता है और आजकल पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं। महासचिव को बहुत सारे कार्य और कर्तव्य दिए जाते हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को आयोजित करना, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का कार्यान्वयन करना, उनकी निगरानी करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों व सरकारों की बातचीत करना और शांति बनाए रखने के बारे में मुद्दे उठाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरह यह काम करता है और इसकी स्थापना क्यों की गई। अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।